हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कल कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, इंडियन नेवी का एक MQ-9B सी गार्डियन जो है ये समुद्र में डिच करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे जिसको रिकवर करने की कोशिश करी गई थी पर अल्टीमेटली हो नहीं पाया। तो एक सेफ एरिया को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म की कंट्रोल्ड डिचिंग करी गई और ये चेन्नई कोस्ट के पास में किया गया है। तो जो टर्म यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये एयरक्राफ्ट मोस्ट लाइकली रिकवर हो सकता है और ये कंट्रोल में ही रहा होगा, इसलिए सेफ जगह को देखकर इसे डिच कराया गया है। तो ये MQ-9B जिसे सी गार्डियन कहते हैं, ये इंडियन नेवी द्वारा लीज पर लिए गए थे करीबन 4 साल पहले और ये इंडियन नेवी द्वारा इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस रोल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंडियन ओशन रीजन को कवर करने के लिए। और इनको तमिलनाडु के बेस INS राजाली से ऑपरेट किया जाता है। तो ये क्रैश कल करीबन दोपहर 2 बजे हुआ है और मोस्ट लाइकली जो एयरफ्रेम है हो सकता है वो यहाँ पर काम लायक ना बचे। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये एयरफ्रेम इंडियन नेवी द्वारा लीज पर लिए गए थे। इसका फ़ायदा ये है कि ये ड्रोन्स इंडियन नेवी यूज़ ज़रूर कर रही थी पर इनको ऑपरेट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा किया जा रहा था, जो कि इस केस में जनरल एटॉमिक्स है। तो क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि जनरल एटॉमिक्स के ही ऑपरेटर रहे होंगे जिनके द्वारा ये UAV ऑपरेट किया जा रहा था, तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस UAV को वो रिप्लेस करें। तो इसमें इंडियन नेवी का कोई हेडेक नहीं है, ये जनरल एटॉमिक्स का हेडेक है और लीज अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हीं को ये एयरफ्रेम रिप्लेस करना पड़ेगा। और वो ऐसा वैसा कोई एयरफ्रेम लाकर रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट थी, जिनके हिसाब से पुराने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जा रहे थे, उनको उसी स्टैंडर्ड के ड्रोन से इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई लोगों के सवाल है कि हम एक मेजर $4 बिलियन की डील साइन करने वाले हैं जिसमें हम 31 MQ-9B ड्रोन्स को परचेज करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है इन ड्रोन्स के लिए, जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं। स्पेशली US के ड्रोन्स की बात करें तो हुतीस द्वारा ऑलमोस्ट हाफ अ डजन MQ-9s जो हैं ये पिछले कुछ समय में ही शूट डाउन किए गए हैं और अब ये इंडियन नेवी के MQ-9 को डिच किया गया है। तो क्या अभी भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना सेंस बनाता है? तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव UAVs हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर अमाउंट को ऑलमोस्ट $4 बिलियन बताया जाता है 31 MQ-9 के प्रोक्योरमेंट की। कई जगह पर इसे $3.1 बिलियन के आसपास का बताया जाता है, जिसके अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट वेपन पैकेजेस जो कि US द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं उसको हम अवॉइड करते हुए नेगोशिएशन अमाउंट को कम रखने में सक्षम हुए हैं, पर तब भी ये अमाउंट अच्छी खासी है। तो इंडियन नेवी द्वारा या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा ये जो UAVs लिए जा रहे हैं इसमें वेपन्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, सेंसर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, बाकी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस, ग्राउंड डेटा टर्मिनल्स, ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट के साथ साथ स्पेयर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। यानी कि ये पूरा पैकेज है, खाली UAV का कॉस्ट नहीं है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर बिगर पिक्चर देखनी है। तो ये UAVs जितने टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं उतने टाइम में इन दोनों ने मिलकर 18,000 फ्लाइंग आवर्स जो हैं ये कंबाइन क्लॉक किया है। यानी कि ये बहुत बड़ा एरिया काफ़ी लंबे समय तक इंडियन नेवी के लिए कवर कर रहे हैं। और अगर आप सेम फ्लाइट आवर्स इंडियन नेवी के P-8I से कवर करेंगे जिसमें आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, तो वो इनके फ्लाइंग कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा पड़ेगा। एक एस्टिमेशन के हिसाब से एक बड़े प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में MQ-9B का जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है ये उस बड़े एयरक्राफ्ट के पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट का खाली 20% ही पड़ता है। तो इनके यूज़ केस से आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सेविंग करने वाले हैं। तो जो कॉस्ट आप प्रोक्योरमेंट में लगा रहे हैं वो कॉस्ट इनके ऑपरेशन में जो लगने वाला पैसा होगा उससे बैलेंस आउट हो जाएगा। बाकी अगर आप P-8I के प्रोक्योरमेंट से इनके प्रोक्योरमेंट को कंपेयर करेंगे तो 2021 में इंडिया द्वारा करीबन 6 P-8I एयरक्राफ्ट लिए जाने थे जिसका कॉस्ट इंडियन नेवी को $2.42 बिलियन पड़ता और यहाँ पर 31 MQ-9 आपको $3 बिलियन से कुछ ज़्यादा का ही पड़ रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो हमें यहाँ पर कैपेबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट को देखकर चलना चाहिए। बाकी जैसा कि हम जानते हैं इस MQ-9 में हम अपनी खुद की एंटी शिप मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट करने में सक्षम होंगे, साथ ही साथ ये सोनोबर्स को भी डिप्लॉय करने में सक्षम होंगे जैसे कि P-8 कर पाते हैं, जिसकी वजह से एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी हमें एडवांटेज मिलेगा। बाकी इनकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी तो अनमैच्ड है ही। तो अगर सिमिलर कैपेबिलिटी का UAV हमारे द्वारा बनाया जा रहा होता तो ये आर्ग्यूमेंट सही रहता कि ऐसे महंगे UAV को हमें परचेज नहीं करना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली सिमिलर कैटेगरी में इंडिया द्वारा कोई भी UAV प्रोड्यूस नहीं किया जाता। फ्यूचर में डेफिनेटली हम हेल कैटेगरी का UAV बना रहे हैं
जो कि हमारी बची हुई रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। पर एज एन इंटरिम सॉल्यूशन ये यूएवी काफ़ी कैपेबल भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। बाकी जो हूतीज़ द्वारा ये शूट डाउन किए जा रहे हैं उस केस की बात करें तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो यूएवीज होते हैं इनके पास सेल्फ प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, और अगर इनको वॉर जोन में या फिर कॉम्बैट जोन में इस्तेमाल किया जाएगा तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि इनको ईजिली शूट डाउन भी किया जाए, चाहिए MQ-9 हो चाहिए दुनिया के कोई भी दूसरे ड्रोन हो। जो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ड्रोन शूट डाउन होंगे। इंडिया के केसेस में हम मोस्टली इनको सर्विलेंस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे तो इनके शूट डाउन होने के चांसेस कम रहते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।